हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका जेनेटिक्स के पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में हम शुरू करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से आगे बढ़ना। तो ये है आपका पार्ट 5। इसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो इसमें बता रखा है कि मेंडल ने अपना जो काम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये सारी रिसर्च जो है, इसका पूरा रिजल्ट जो है वो सब पब्लिश किया है 1865 में। तो मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया है? 1865 में पब्लिश किया था। बट फॉर सेवरल रीज़न, बट कई कारणों की वजह से ये जो है इनका वर्क जो है अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। ठीक है, मतलब लोगों के सामने नहीं आ पाया टिल 1900 तक। 1900 पे जाके इनके जो रिज़ल्ट है, जो काम है, जो वर्क है, उसको लोगों ने समझना स्टार्ट किया। तो इन्होंने अपने वर्क को जो है पब्लिश किया 1865 में। बट ये जो इनका वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 तक, टिल 1900 तक। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से उनका जो वर्क है वो इतने सालों तक जो है अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? तो भाई उस समय पर कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम थी। कम्युनिकेशन इजी नहीं था जैसा कि अब है। इन दोज डेज हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है इजी नहीं था, तो उनका जो वर्क है वो वाइडली तरीके से पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया। दूसरी परेशानी ये रही कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स या फैक्टर्स, मेंडल की भाषा, मेंडल ने जीन्स को फैक्टर जो है नाम दिया था, जो कि हम जानते हैं स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को ऑफ द पेयर ऑफ अलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज। तो ये पूरे इस पॉइंट में क्या बता रखा है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि कम्युनिकेशन जो है उस समय पर इजी नहीं था। दूसरा पॉइंट ये है कि उनके रिज़ल्ट से ये बात सामने आ रही थी कि जो जीन पेयर है, यानी जो अलील्स हैं, वो ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं, वो मिलावट उनमें नहीं हो रही है, वो दोनों मिक्सिंग जो है नहीं कर रहे थे, वो अलग अलग अपना कैरेक्टर जो है ट्रेट शो कर रहे थे। बट लोगों ने देखा कि भाई ब्लेंडिंग तो होती है। आपने देखा हो तो इंसानों में जो हाइट है वो टॉल फादर और जो है ड्वार्फ मदर है, तो ऐसे कि ब्लेंडिंग होकर कुछ मीडियम हाइट का, ज़्यादातर केसों में कुछ मीडियम हाइट का जो है उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो आता है। तो ब्लेंडिंग होती है वहाँ पर, उनकी जो रिज़ल्ट है उनसे पता चल रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही। तो उन्होंने उसी में वही बताया कि उनका जो कॉन्सेप्ट था जीन्स को लेकर, यानी जिनको फैक्टर कहते थे मेंडल, वो जो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट बता रखी हैं उन्होंने पहले हमने, वो जो है ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे, डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। तो इसी चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो लोग कह रहे थे कि वो तो नहीं, ऐसा तो होता है, ब्लेंडिंग तो हो रही है। पर मेंडल के रिजल्ट से ये पता चल रहा था कि वो ब्लेंडिंग वहाँ नहीं हो रही। ठीक है, तो एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर, लोगों ने कहा ये नेचर में जो वेरिएशन आ रही है ये ब्लेंडिंग की वजह से तो आ रही है, जो इवोल्यूशन हो रहा है। बट मेंडल के रिजल्ट से क्या बात पता चल रही थी कि ब्लेंडिंग जो है नहीं हो रही है। तो एक दूसरा रीज़न ये रहा ब्लेंडिंग वाला। पहला रीज़न कम्युनिकेशन वाला, दूसरा रीज़न रहा ब्लेंडिंग वाला, जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को पब्लिसाइज होने में प्रॉब्लम हुई। तीसरा जो रीज़न रहा वो था कि मेंडल की अप्रोच जो थी मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करने की बायोलॉजी में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मेंडल जो है रेशियो और मैथमेटिकल अप्रोच जो है यूज़ कर रहे थे बायोलॉजी के फील्ड में, तो ये जो चीज़ थी ये टोटली न्यू थी लोगों के लिए कि बायोलॉजी में भी मैथ का यूज़ हो रहा है। तो इस फिनोमेना से लोग जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नहीं भाई ये कौन है, ये मैथ का यूज़, मैथ घुसा रहा है ये बायोलॉजी में। तो इस चीज़ से ही उनका जो काम है वो अनएक्सेप्टेबल रहा। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स यानी जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of।
तो भाई जो मेंडल ने बताया था जो फैक्टर है जो कि डिस्क्रीट यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, वो जो है उन्होंने उसके बारे में कोई फिज़िकल प्रूफ नहीं दिया कि ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो जो फैक्टर्स थे जिन्हें हम जीन्स नाम से जानते हैं, उनके बारे में मेंडल कोई उनके एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे और ये चीज़ भी नहीं बता पाए थे कि वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब आती है 1900 की बात। तो 1900 तक इन रीजंस की वजह से ये काम जो है अनरिकॉग्नाइज्ड रहा उनका वर्क। बट यहाँ 1900 की बात आती है तो इन 1900 3 साइंटिस्ट डेवरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क, ठीक है भाई, तो ये 3 साइंटिस्ट थे 1900 के दौर में ये सामने आए जिन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो मेंडल के रिजल्ट हैं उनको रीडिस्कवर किया, दोबारा से उनके ऊपर जांच पड़ताल करी अलग अलग। डेवरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। Also, by this time, due to advancement in macroscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। तो भाई क्योंकि इस समय के आते आते जो है मैक्रोस्कोप टेक्निक में एडवांसमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे जो है सेल और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रह रही थी। तो उसकी वजह से और ज़्यादा डिटेल में जानने में मदद मिली और अच्छे से सेल डिवीज़न को भी समझा गया। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीज़न। तो इस चीज़ से ये भी देखा गया कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर, सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल डिवाइड करने से पहले डबल होता है और डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड करता है। तो हम जानते हैं वो है जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा। तो जेनेटिक मटेरियल डबल होता है जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, वो सेल के अपोजिट पोल्स पे जाता है, डिवाइड होता है और जो है सेल डिवीज़न हो जाती है उसका। तो माइक्रोस्कोप ये चीज़ देखी गई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बिफोर ईच सेल डिवीज़न। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, तो इसी को क्रोमोसोम का कलर्ड बॉडीज़ हैं एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। तो ये बहुत छोटे होते हैं तो हम इन्हें स्टेनिंग के बाद ही देख सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप कलरिंग करके, स्टेनिंग करके इन्हें देख सकते हैं। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो 1902 के दौरान देखा गया कि जो क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा गया मियोसिस प्रोसेस होता है, जैसा कि हमने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में पढ़ा है, उसके दौरान क्रोमोसोम का जो है मियोसिस माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा गया। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, ठीक है, अब अगले साइंटिस्ट हैं वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो ये किस चीज़ ने जो है किन साइंटिस्टों ने इस चीज़ को नोट किया, तो वो थे वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, मतलब जैसे जैसे क्रोमोसोम बिहेव करते हैं, डबल होना, डिवाइड होना, सेग्रीगेट होना, वैसे ही जो सारे प्रोसेस है वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, क्या चीज़, जीन्स। तो उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के जैसा है, मतलब बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, ऐसा उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट से देखा, जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न एंड ड्यूरिंग मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीज़न। तो हमने जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है उस सेल साइकिल और सेल डिवीज़न चैप्टर में भी माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस के दौरान जो है देखा। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स आर
एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। तो बता रखा है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स दोनों जो हैं पेयर्स में मिलते हैं। तो क्योंकि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो जीन के बिहेवियर के सिमिलर है, तो आप क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं तो जीन्स भी पेयर में मिलते हैं। तो जीन्स और क्रोमोसोम दोनों पहली बात पेयर से मिलते हैं। द टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर। तो जीन पेयर किससे फॉर्म होता है? जीन होते हैं या जीन की अलील होते हैं, वो वेरिएंट होता है जीन का, ठीक है। तो दो अलील्स होते हैं यानी जीन पेयर कहते हैं उन्हें, आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये बता रखा है कि जो जीन्स हैं ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे होमोलोगस माने एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, तो ये एक क्रोमोसोम ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जैसे दिखने वाले। तो इसकी एक साइड है ये, इस साइड पे जो है यहाँ जीन लगा हुआ है। तो इसमें बता रखा है कि जो दो अलील्स हैं जीन पेयर के वो लोकेट रहेंगे होमोलोगस साइट्स, मतलब एक जैसी साइट्स पे। तो इस क्योंकि इस क्रोमोसोम में इस जगह पर है तो इस क्रोमोसोम में भी इस जगह पर है, तो ये होमोलोगस साइट्स हो गई। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम दिखने वाले क्रोमोसोम की सेम होमोलोगस साइट्स पे जो है जीन पेयर लगे हुए होते हैं, जीन पेयर होते हैं मतलब अलील्स होते हैं जीन पेयर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ G1 फेज दिखाई हुई, G2 फेज, मियोसिस 1, जैसा कि हमने सब सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है। ये जो है क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 4 क्रोमोसोम से यहाँ जो है मियोसिस दिखाई हुई है। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है भाई। तो यहाँ एक क्रोमोसोम है ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ऐसे यहाँ जो है 4 क्रोमोसोम शो किए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें जो है बाइवेलेंट फॉर्म हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम आए जुड़े, बाइवेलेंट फॉर्म हुआ या टेट्राड फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ये मियोसिस 1 प्रोसेस हुई, इसमें एनाफेज के दौरान ये जो है अपने अपने पोल्स पे जाएंगे। फिर अपने अपने पोल्स पे जाने के बाद जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, अलग अलग जो है सेल्स में ये डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड प्रोसेस के वजह से दोबारा सब में रिडक्शनल डिवीज़न होके हैप्लॉइड जर्म सेल्स फॉर्म हो गए। तो ये सब हैप्लॉइड जर्म सेल हैं। तो ये सारी चीज़ें होप आपने सेल डिवीज़न पढ़ा हो, जिसमें मैंने ये सारा प्रोसेस सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर में ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से जो है वहाँ समझाई थी। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ही बताता हूँ चीज़। तो सबसे पहले थी G1 फेज, ठीक है, इसमें जो है सेल कंटेंट ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद आती है सिंथेसिस फेज, इसमें जो DNA का जो अमाउंट है वो डबल कर आता है, ठीक है, बट जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। मतलब यहाँ अगर एक क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड क्रोमोसोम है, तो यहाँ 2 क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम जो है फॉर्म हो गया है, 2 क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम यहाँ फॉर्म हो चुका है एस फेज के दौरान। तो ये एस फेज की कंडीशन दिखाई हुई है। उसके बाद G2 फेज हुआ जिसमें और सा कंटेंट बढ़ता है। फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है। मियोसिस फर्स्ट में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे एक ये हुआ, एक ये है, इसकी है दिखने वाला ये है, ये पास पास आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और एक बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म करते हैं, एक बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्म करते हैं। फिर ये अलग अलग क्रोमोसोम जो हैं अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं एनाफेज की वजह से। फिर साइटोकाइनेसिस होती है। फिर मियोसिस सेकंड जो सिमिलर होता है माइटोसिस के सिमिलर होता है। तो यहाँ
ये क्रोमेटिड्स जो हैं सेग्रीगेट करे आते हैं इनमें से, फिर ये अलग अलग हैप्लॉइड चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ दिखा रखा है, पहले यहाँ थे 4 क्रोमोसोम, तो यहाँ जो है 2 क्रोमोसोम रह जाते हैं, मतलब जो है हाफ हो जा रहा है, तो मियोसिस हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि कंपैरिजन दिखा रखा है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम का और जीन का। ठीक है, तो यहाँ क्रोमोसोम बताई हुई है, यहाँ बी में जीन बताई हुई है। तो क्रोमोसोम में पेयर से मिलते हैं पहली बार। ठीक है, और जो जीन्स हैं वो भी पेयर से मिलते हैं। सेग्रीगेट होते हैं क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज़ ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, के जो एक पेयर है उसमें से कोई एक क्रोमोसोम जो है गैमेट में ट्रांसफर हो। ऐसे जो जीन्स हैं वो भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट करते हैं, और ऐसे सेग्रीगेट करते हैं कि उनमें से कोई एक जो है एक गैमेट में जाए। ये यहाँ इंडिपेंडेंट पेयर जो है सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ हर पेयर जो है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये चीज़ आपको समझाई हुई है। ऐसे ही जो जीन है वो एक पेयर के जो है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। ये सब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द 2 chromosome pairs can align at the मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इसमें बता रखा है मियोसिस फर्स्ट में जो एनाफेज स्टेट थी उसमें जो 2 क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम पेयर थे, वो अलाइन हो रखे थे, मेटाफेज प्लेट उन्होंने बनाई हुई थी और वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स। तो उसको समझने के लिए यहाँ जो है 2 कॉलम्स में अलग अलग कलर के जो है क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं। लेफ़्ट कॉलम में दिखाया हुआ है यानी पॉसिबिलिटी 1 ले रखी है, जहाँ ऑरेंज एंड ग्रीन क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट कर रहे हैं टुगेदर, बट इन दी राइट हैंड कॉलम यानी पॉसिबिलिटी 2 में ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। तो यहाँ बता रखा है कि जो है ये दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑरेंज जो है बता रखा है यहाँ ग्रीन के साथ भी जो है सेग्रीगेट हो सकता है, ऑरेंज जो है यहाँ रेड के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑरेंज के साथ सिर्फ ग्रीन ही हो या सिर्फ रेड ही हो। यही तो चीज़ बता रही थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। इस चीज़ को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ दिखा हुआ है पॉसिबिलिटी 1 में कि जो एक साइड है एक पोल की तरफ ऑरेंज लॉन्ग और शॉर्ट जो है ग्रीन क्रोमोसोम है, और एक पोल की तरफ एक लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड है। तो इस पोल के जो इस तरफ है वो इस तरफ जाएंगे, और जो इस तरफ है वो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपने अपने पोल्स पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी मियोसिस फर्स्ट में, फिर जो है अलग अलग यहाँ जो है 2 सेल्स बन जाएंगे, 2 सेल्स यहाँ फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 सेल्स फॉर्म हुए, इसमें फिर मियोसिस सेकंड की एनाफेज आती है, जिसमें यहाँ इस साइड के क्रोमेटिड जो है इस तरफ लेफ़्ट साइड के क्रोमेटिड लेफ़्ट तरफ जो है पुल होंगे, और राइट साइड में पुल होंगे। फिर ये अपने अपने सेल्स में जाएंगे, और फिर उसके बाद बीच में साइटोकाइनेसिस होगी दोनों तरफ, और जो है 4 सेल जो हैं फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं रहता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ क्या था, ऑरेंज के साथ ग्रीन क्रोमोसोम था। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जो लेफ़्ट साइड ऑरेंज के साथ, यहाँ देखो ऑरेंज के साथ रेड क्रोमोसोम है, और येलो के साथ जो है ग्रीन क्रोमोसोम है। तो इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये फिर इस साइड पुल होंगे और राइट साइड वाले राइट साइड पुल होंगे। फिर उसके बाद वैसे ही जो है मियोसिस सेकंड में पुल होंगे, और ऐसे 4 जो हैं जर्म सेल यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बता रखिए यहाँ हमें क्या दिखा रखा है
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दिखा रखा है, जो कि मैंने आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमने पढ़ा था उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया था। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है सटन एंड बोवेरी की, जिनके बारे में हमने देखा कि इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो जीन के बिहेवियर के सिमिलर है, यानी पैरेलल है। आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी। तो फैक्टर्स यानी जीन्स। तो भाई जीन्स को कैरी कौन कर रहा है? क्रोमोसोम। तो जिस तरीके से क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, उसी पैटर्न में जो है जीन्स भी तो, उनके अलील्स भी तो सेग्रीगेट होंगे। सटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance। तो जो सटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सारी नॉलेज थी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के ऊपर, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल से वो जो है कलेक्ट करी और इसी को नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। तो अब जो आइडिया जो है कलेक्ट कर लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने? ठीक है। तो सटन एंड बोवेरी ने पहली बात तो ये बताया कि क्रोमोसोम और जीन का जो बिहेवियर है वो पैरेलल है। फिर बाद में जो है सटन ने क्या चीज़ करी, उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो नॉलेज थी मेंडेलियन प्रिंसिपल से, उसे कलेक्ट किया और उसे नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। फिर उसके इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी वो दी गई बाय थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। तो थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर एक्सपेरिमेंटल जो है वेरिफिकेशन दी गई। किसने? थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कलीग्स के द्वारा। लेड टू द डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। तो इसकी वजह से हमें वो डिस्कवरी पता चली कि जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन, चेंजमेंट आते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी आती है। मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाइज। तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ टिनी फ्रूट फ्लाइज, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ये नाम याद रखना है कि मॉर्गन जो थे उन्होंने किस पर वर्क किया है? टिनी फ्रूट फ्लाइज, जिनका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज़, जो कि ऐसे स्टडीज़ के लिए बहुत सूटेबल जो है मानी गई। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन दी लेबोरेटरी। पहली बात तो इन्हें जो है ग्रोन करना बहुत आसान है, इन्हें सिंथेटिक मीडियम क्रिएट करके लेबोरेटरी में इन्हें ग्रो करवा सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ठीक है। लाइफ साइकिल क्या होती है? तो लाइफ साइकिल होती है बर्थ टू, जब तक वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करें, तो बर्थ टू रिप्रोडक्शन जो है ये साइकिल होती है, ये होती है लाइफ साइकिल, और लाइफ स्पेन होता है बर्थ टू डेथ। तो होप आप इनमें जो है डिफरेंस जानते हो। तो क्योंकि जो है इनको सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, ऐसी स्टडीज़ के लिए सूटेबल क्यों हैं? क्योंकि इन्हें सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ साइकिल करीब 2 हफ्ते में जो है कंप्लीट कर लेती हैं। तो कम समय में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और एक सिंगल मेटिंग की वजह से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज जो हैं फ्लाइज जो है प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। मतलब भारी तादाद में जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं सिंगल मेटिंग की वजह से। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल्स एंड फीमेल्स। और यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि कौन मेल फ्लाई है और कौन फीमेल फ्लाई है, उनके जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए। आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, वो आसानी से हमें पता चलता है। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स। ठीक है।
तो उनकी कई सारी ऐसी हेरिडिटरी वेरिएशन होती हैं या चेंजमेंट होते हैं जिन्हें हम लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो इसलिए इनसे जो है मॉर्गन को आसानी रही, क्योंकि ये तो एक तो आसानी से ग्रो कराया जा रही थी सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है। इनका जो लाइफ साइकिल थी वो 2 हफ्ते की थी, मतलब बहुत छोटी थी, और सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशेबल थे, हेरिडिटरी वेरिएशन भी आ रही थी। तो ऐसे कई रीजन्स की वजह से जो है इसको इस फ्रूट फ्लाई को यूज़ किया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है डायग्राम में कि यहाँ मेल और फीमेल आसानी से साइज देखकर ही जो है पता चल रहे हैं कि जो छोटा फ्रूट फ्लाई है वो मेल है और जो बड़ा है वो फीमेल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं, दैट इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप जो है जीन और उसके अरेंजमेंट को और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के लेकर कई सारे डायहाब्रिड क्रॉसेस किए। डायहाब्रिड क्रॉस मतलब 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस किए जा रहे हैं वो डायहाब्रिड क्रॉस है। टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो भाई कौन से जीनों को स्टडी करने के लिए जो जीन्स सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड जीन मतलब वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो वो जीन्स जो इन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं वो हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो आगे बढ़ते हैं। द क्रॉसेज was similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peace। तो ये क्रॉसेज जो हैं सिमिलर थे, ठीक है। जैसे डायहाब्रिड क्रॉस मेंडल के आ रहे थे पीस में करने पर, तो ये क्रॉसेज कुछ ऐसे ही सिमिलर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, ठीक है। तो यहाँ मॉर्गन ने किस किस को जो हाइब्रिडाइज किया, तो यहाँ किसको किया, येलो बॉर्डेड, ठीक है, येलो बॉर्डेड लिया एंड वाइट आइड फीमेल और वाइट आइड फीमेल लिया, ठीक है। इसको क्रॉस किया है किससे, ब्राउन बॉर्डेड एंड रेड आइड मेल्स, ठीक है भाई। तो क्योंकि डायहाब्रिड क्रॉस कर रहा है तो 2 कैरेक्टर को लेके चलना होगा, ठीक है। तो एक कैरेक्टर उसने लिया है बॉडी कलर का और एक कैरेक्टर लिया है आई कलर का, ठीक है। तो उसने फीमेल लिए येलो बॉडीड एंड सफ़ेद आँखों वाली, और जो मेल लिया वो लिया ब्राउन बॉडी का और लाल आँखों वाला। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये याद रख सकते हो ये फीमेल है, लड़की है, ठीक है। तो इसकी जो बॉडी है वो काली, चलो छोड़ो भाई, यार वैसा हो गया है ना। तो मतलब ज़्यादातर हम देखें कॉमनली तो लड़के जो होते हैं वो ब्राउन स्किन होते हैं, ठीक है, और यहाँ लड़की जो है येलो स्किन। लड़के ज़्यादातर ब्राउन स्किन होते हैं, ठीक है, लड़की ज़्यादातर ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो मेल है वो ब्राउन बॉडीड होगा और जो फीमेल है वो फिर येलो बॉडीड होगी, ठीक है। लड़के ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, लाल आँख रहती है, तो यहाँ रेड आई होगी इनकी और इसकी वाइट आई होगी, ज़्यादातर गुस्से में नहीं रहती। तो आप ऐसे याद रखते हो येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल है और ब्राउन बॉडी रेड आई जो है मेल है, ठीक है। इनमें मॉर्गन ने क्रॉस कराया एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, और फिर उनकी जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी आई उनको इंटरक्रॉस कराया, उनमें आपस में सेल्फिंग कराई। ही ऑब्जर्व दैट द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो 2 जीन्स थे, ठीक है,
ये 2 जीन है, 2 करैक्टर के अलग अलग जीन होंगे, ठीक है। तो इसका जीन, ठीक है, एक तो बॉडी कलर का जीन होगा, ठीक है। एक जीन क्या किसका होगा, बॉडी कलर का, और एक जीन होगा आई कलर का, ठीक है। तो ये उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये 2 जीन हैं, ये सेग्रीगेट, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट जो है 2 जीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जो एक जीन पेयर था वो दूसरे जीन पेयर से जो है डिपेंड नहीं करता था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता था। बट यहाँ उसने देखा कि जो एक जीन पेयर है या जीन है वो दूसरे जीन से जो है दूसरे जीन पे डिपेंड कर रहा है सेग्रीगेट होने में, मतलब वो उससे इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, ठीक है। And the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 रेशियो, और इसी वजह से जो F2 रेशियो आया, सेकंड जनरेशन का जो रेशियो आया वो डेविएट करा, वो चेंज हुआ, जो कि हमने पहले रेशियो देखा था जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, जब रेशियो आ रहा था 9:3:3:1, ठीक है। बट यहाँ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये रेशियो जो है डेविएट करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड व्हेन द 2 जीन्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जब हम 2 जीन्स को इंडिपेंडेंट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब जो है वो साइंटिस्ट लोग बोले हैं ये कैसे हो गया, ठीक है भाई। तो क्योंकि जो रेशियो है वो जो है चेंज हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा, तो अब कहेंगे अब तो इसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो एंड सो क्विकली दैट व्हेन द 2 जीन्स इन अ डायहैब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच बिगर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो क्या समझे, कुछ नहीं समझे, मैं बताऊँगा। तो भाई मेंडल और उसके जो मेंडल बोल रहा हूँ बार बार, मॉर्गन और उसके ग्रुप में ये चीज़ पता लगाई कि जो एक्स क्रोमोसोम था कि उसमें जो 2 जीन्स थे, ठीक है, डायहैब्रिड क्रॉस में जो 2 जीन्स लिए हैं वो अगर सिचुएटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पर, किस पे, वो सेम क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है, तो जो रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का, वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रहेगा नॉन पेरेंटल टाइप के रेशियो से, ठीक है। तो नॉन पेरेंटल टाइप का रेशियो है कि जैसे वहाँ जो है आ रहा था 9:3:3:1 ऐसे रेशियो, तो मतलब जो पेरेंट का जो ट्रेड था वो ज़्यादा रहने की संभावना रहेगी जो ऑफस्प्रिंग का एक्चुअल में आना चाहिए था असॉर्टमेंट के जरिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक। तो क्योंकि इस क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड जाएगा, ठीक है, उस क्रोमेटिड पे दोनों जीन प्रेजेंट हैं, तो दोनों जाएंगे ना साथ में। तो यहाँ तो ये कंडीशन हो गई कि भाई अगर ये वाला कैरेक्टर जाएगा तो उसके साथ ये वाला कैरेक्टर जाना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ ये वाली बात आ गई है, यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं आ रही, नहीं कि ये कैरेक्टर के साथ ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ब्रेक हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि जो 2 जीन है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज, ठीक है। तो मॉर्गन ने इसी चीज़ को कहा कि ये जो जीन्स हैं उनमें एक फिजिकल एसोसिएशन हो रखी है, या जिसे हम लिंकेज कहें, लिंकेज हो रखी है एक तरीके की ऑफ द 2 जीन्स, ठीक है, 2 जीन्स में आपस में लिंकेज जो है हो रखी है। कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम
है ना। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपस में जो है सेम क्रोमोसोम पे हैं तो उनमें लिंकेज हो रखी है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पेरेंटल कैरेक्टर जो है ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आज अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिकॉम्बिनेंट बनेगा, रिकॉम्बिनेंट शो कराएगा। ठीक है, जो है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट क्या है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो है लिंकेज नहीं हो रखी, उसमें जो जीन अलग अलग जो जीन है उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, आप आगे और इसे पढ़ते जाओगे तो और ज़्यादा आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो दो टर्म है वो क्लियर होते जाएंगे। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked, showed very low recombination। ठीक है, तो जब जीन जो है सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो कुछ जीन जो हैं बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पास पास हैं कि भाई ये जाएगा तो इसके साथ ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बहुत टाइटली जो है लिंक्ड है, जो जीन है वो बहुत टाइटली लिंक्ड है, बहुत पास पास है। तो इसलिए यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होंगे वो बहुत लो होंगे। जैसा कि आपको आगे डायग्राम क्रॉस ए में दिखाया जाएगा। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, और जो लूजली लिंक्ड हैं मतलब बहुत दूर दूर हैं, तो उनमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी कि जाना ही चाहिए इस जीन के साथ, ये वाला जीन जाना ही चाहिए, क्योंकि भाई बहुत दूर दूर है। ठीक है, क्रॉस व्रॉस हो जाएगा और वो ऐसा हो सकता है कि इसके साथ ये ना जाए दूसरा जराए। ठीक है, तो इनमें जो है इनमें हायर रिकॉम्बिनेशन हमें दिखेगी, जैसा कि क्रॉस बी में दिखाएंगे आगे डायग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ वाइट आई और येलो बॉडी की बात करेंगे। तो जो वाइट आई और येलो बॉडी जो दो जो जीन्स हैं अलग अलग, ये जो है टाइटली लिंक्ड है, बहुत पास पास लिंक्ड है। तो टाइटली लिंक्ड होने की वजह से ये रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो वही चीज़ बता रखी है, टाइटली लिंक्ड होने की वजह से ये सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन ही शो कर पाते हैं। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। जबकि हम वाइट और मिनिएचर विंग को देखें, जबकि हम विंग की बात करें, उसमें विंग वाले जीन की बात करें, वाइट और मिनिएचर की बात करें, तो वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ वही चीज़ बताई हुई है, आपको दोबारा से बताऊँ तो ये बताया हुआ है यहाँ पर कि जो वाइट आई और येलो बॉडी के जो जीन्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम है उसकी क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड फॉर्म होती है डीएनए से। ठीक है, और डीएनए के सेगमेंट्स को कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो जो वाइट आई और येलो बॉडी का जो जीन है वो बहुत पास पास है, मतलब उनमें जो फिज़िकल एसोसिएशन है वो बहुत अच्छी खासी है, इसलिए उनमें लिंकेज जो है ज़्यादा है। हम ये कहेंगे उनमें लिंकेज ज़्यादा है तो उनमें पेरेंटल कैरेक्टर को दिखाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। ठीक है, येलो बॉडी के साथ वाइट आई ही जाना चाहेगा क्योंकि इनमें लिंकेज जो है ज़्यादा है। ठीक, इसलिए यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंट होगी, कुछ अलग बनने की जो परसेंट होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ दिखाई हुई है कि जब वाइट आई और येलो बॉडीड जो है वो टाइटली लिंक्ड है, इसलिए यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज है वो सिर्फ 1.3% है। जबकि वाइट आई, ठीक है, वाइट आई एक जीन हो गया, और मिनिएचर विंग, छोटे विंग का जो जीन है, ठीक है, ये दोनों जीन अलग अलग हैं, बट इन दो जीनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो फिज़िकल एसोसिएशन है वो जो है ज़्यादा है, मतलब ये टाइटली लिंक्ड नहीं है, इनमें लिंकेज जो है बहुत कम है।
तो लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, मतलब इतनी है कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो 37.2% आ रहा है। मतलब जो ऊपर वाले 2 जीन्स हैं उनके मुकाबले यहाँ लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हुई। अब उसके स्टूडेंट की बात करते हैं, मॉर्गन के स्टूडेंट की बात करते हैं। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टैटिवेंट, ठीक है, तो मॉर्गन का स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टैटिवेंट, यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड स्टैटिवेंट था उसने जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है उसे डिस्टेंस से बताया कि अगर उनके क्रोमोसोम के बीच की जो जीन्स है उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, ठीक है, उनको मैपिंग करके, ठीक है, मैपिंग से बताया कि भाई ज़्यादा डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, कम डिस्टेंस है जीन्स के बीच में तो रिकॉम्बिनेशन कम है, लिंकेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैपिंग के द्वारा बताई पोजीशन, देयर पोजीशन ऑन दी क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम पर उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे जेनेटिक मेकअप्स, आगे बढ़ते हैं। टुडे जेनेटिक मेकअप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम as was done in the case of human genome sequencing project। तो टुडे जेनेटिक मेकअप है वो इसी चीज़ के ऊपर हमने बेस करके बनाया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वाज डन इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जो कि हम बाद में जो है जिसके बारे में स्टडी करते हैं, शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लास्ट में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो जो पैराग्राफ में बताया है क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में, उसके लिए हम डायग्राम के थ्रू चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखाया हुआ है ये पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, ये क्रॉस ए है, ये क्रॉस बी है। क्रॉस ए में ये फीमेल ली है, यहाँ ये मेल लिया है, ठीक है। तो फीमेल में येलो बॉर्डर्ड लिए हों, ठीक है, येलो बॉर्डर्ड एंड वाइट आई फीमेल ली है। कैसी फीमेल ली है? येलो बॉडी वाइट आई फीमेल ली है, ठीक है। तो उसके जो ये हैं यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, ठीक है, वो पेयर में है, और जो एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम पर जो है दोनों जीन्स के जो है अलील हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम पर भी जो है येलो बॉडी का अलील है और वाइट आई का अलील है, और बहुत पास है, मतलब लिंकेज जो है ज़्यादा है। और इस क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है उस पर भी दूसरा क्रोमोसोम उस पर भी येलो बॉडीड है और वाइट आई है, जो कि पास है, मतलब यहाँ पे भी लिंकेज ज़्यादा है, ठीक है। मेल में दिखाया हुआ है जो कि वाइल्ड टाइप यहाँ बताया हुआ है, वहाँ दिखाया हुआ है Y+, मतलब यहाँ दिखाया हुआ है ब्राउन बॉडीड, एंड W+ से दिखाया हुआ है रेड आइड को, ठीक है। यहाँ ब्राउन बॉडीड और रेड आई को जो है दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम पर है, ये जीन किस पर है? एक्स क्रोमोसोम पर। तो क्योंकि फीमेल है उसके पास तो एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम ही है, ठीक है। यहाँ ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम है, इसके जीन्स जो है अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर ये हैं क्योंकि येलो बॉडीड और वाइट आई, और यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर मेल में है ब्राउन बॉडीड और रेड आई, ठीक है। उसके बाद इनमें क्रॉस कराया तो F1 जो है जनरेशन हमारे पास बन के आई। तो F1 जनरेशन में क्या बना कि ये देखो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ आया फीमेल का, ये अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, ये एक गैमेट चला जाएगा, ये एक गैमेट चला जाएगा, 2 गैमेट बन गए, ये एक गैमेट चला जाएगा और ये एक गैमेट चला जाएगा, यहाँ 2 गैमेट बने, ठीक है। तो इसका एक्स, इससे तो सिर्फ एक्स ही टाइप का जो है, इससे सिर्फ एक ही टाइप का जो है गैमेट बनेगा, दैट इज़ एक्स टाइप का, जिसमें वाई है और डब्ल्यू है, ठीक
ठीक है। इससे एक एक्स टाइप का गैमेट बनेगा और एक वाई टाइप का बनेगा। अगर ये एक्स एक्स जुड़े तो जो है फीमेल बन जाएगी, ठीक है, जिसमें एक तो वाई डब्ल्यू है, मतलब येलो बॉडीड और वाइट आइड क्रोमोसोम, और एक जो है ब्राउन बॉडीड और रेड आइड है, ठीक है। तो यहाँ ये वाइल्ड टाइप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर ये एक्स वाई से आके जुड़ा तो येलो वाइट जो है फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वाई के पास तो ऐसे जो है जीन्स है ही नहीं, तो इसी के जो है एक्स के ही जीन्स यहाँ शो होंगे, तो ये मेल बन जाएगा, ठीक है। तो जो वाइल्ड टाइप बताया हुआ है ब्राउन बॉडी और रेड आई को वाइल्ड टाइप बताया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ वो क्रोमोसोम आ गया जिसमें ब्राउन बॉडी और रेड आई है, तो ये इस पर डोमिनेट कर गया और यहाँ वाइल्ड टाइप फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ दिखाया हुआ है कि यहाँ येलो बॉडी और वाइट आई है, बट यहाँ जो दूसरा क्रोमोसोम है उस पर ऐसे जीन्स है ही नहीं, वो वाई क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस पर क्योंकि है ही नहीं तो यहाँ सिर्फ इसी को जो है शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ येलो और वाइट बना, ठीक है। तो यहाँ पेरेंटल करेक्टर ही ज़्यादा है, यहाँ रिकॉम्बिनेंट अलग तरह का करेक्टर जो है नहीं आया है। आगे देखते हैं, अब जो है आगे आती है, ठीक है भाई। तो यहाँ फिर हमें ये पता चला है कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो फीमेल का यानी मदर का करेक्टर है वो जो है उसके सन में आया है, ये सन है, ऐसे मदर का करेक्टर आया है, और जो डॉटर है उसमें फादर का करेक्टर जो है आया है वाइल्ड टाइप। फिर इनके गैमेट्स बनेंगे, फिर उनसे F2 जनरेशन बनेगी, फिर ये पूरी F2 जनरेशन यहाँ शो की हुई है, ये पूरी F2 जनरेशन है, पूरी F2 जनरेशन है। तो इसमें यहाँ दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ लिंकेज जो है ज़्यादा है, क्योंकि पास पास है, तो जो है पेरेंटल परसेंटेज फॉर्म होने की वो ज़्यादा होगी, दैट इज़ 98.7% है, और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज होगी 1.3%, ठीक है। तो वही चीज़ बताई हुई है कि जब वाई प्लस यानी डब्ल्यू प्लस यानी ब्राउन बॉडी और रेड आइड जो कि डोमिनेंट है, क्योंकि डोमिनेंट नहीं होता तो फिर यहाँ देखो डोमिनेंट अगर नहीं होता तो वाइल्ड टाइप यहाँ जो है नहीं फॉर्म होता, यहाँ वाइल्ड टाइप नहीं फॉर्म होता, यहाँ वाई प्लस और डबल प्लस ही डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है और ये एक्स क्रोमोसोम और इस वाई के साथ जाएगा तो वाइल्ड टाइप बनेगा, और ये जब येलो और वाइट जाएगा एक्स साथ तो येलो वाइट बनेगा, क्योंकि इसके पास तो ऐसे जीन ही नहीं है वाई के पास, यहाँ पर वाई के पास जीन नहीं है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो वाई प्लस इसके साथ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ऐसे ही तो कहा था कि अगर वाई प्लस जाएगा तो उसके साथ डब्ल्यू प्लस भी आ सकता है और डब्ल्यू भी जा सकता है, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। बट यहाँ लिंकेज होने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ ज़्यादा परसेंटेज हो रही है पेरेंटल टाइप की, क्योंकि इनके बीच में जो है डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। ऐसा बहुत कम केस में आएगा, सिर्फ 1.3% केसेस में ऐसा आ रहा है कि ऐसे रिकमेंड बन रहे हैं कि वाई प्लस के साथ जो है डब्ल्यू आया, यानी ये ब्राउन बॉडीड है, इसके साथ वाइट आई आया ना कि रेड आई, ठीक है। जबकि ब्राउन बॉडी की ज़्यादातर आ रहा है रेड आई, तो वाइल्ड टाइप बन रहा था, ठीक है। तो दूसरा क्रोमोसोम वाई दिखाया हुआ है, यहाँ सबको जो है वाई से कराया है, नीचे वाले में सबको एक्स से दिखाया हुआ है, ठीक। तो फिर यहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेंट होने की वजह से यहाँ जो आई है वो वाइट बन रही है ब्राउन बॉडी के साथ, यहाँ जो आई है वो रेड आई है, बट उसके साथ क्योंकि रेड के साथ ब्राउन बॉडी आना चाहिए तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ येलो बॉडी आ रहा है, तो यहाँ येलो बॉडी बन रही है रेड आई के साथ, तो ये रिकॉम्बिनेंट बने तो बहुत कम बन रहे हैं ये पूरे, सिर्फ 1.3% पॉसिबिलिटी है इनकी, क्योंकि लिंकेज यहाँ ज़्यादा है। अगले में देखते हैं, यहाँ सबको सारे जो गैमेट्स थे उनको एक्स क्रोमोसोम से वो जो है फर्टिलाइज किए हैं, तो यहाँ देखते हैं अगर यहाँ जो है वाइल्ड टाइप, ये ऊपर वाला वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप, और नीचे वाला जो है वो नॉर्मल है जिसमें येलो बॉडीड और वाइट आई हैं, तो ये दोनों जुड़ते हैं तो वाइल्ड टाइप ही रहेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। जब दोनों येलो बॉडी और वाइट आई वाले हैं तो ये येलो बॉडी और वाइट आई रहेगा, तो ऐसी परसेंटेज
होने की संभावना जो है ज़्यादा है। इसलिए 98.7% जो बता रखा है, 98.7% ये पेरेंटल टैप ज़्यादा है ड्यू टू लिंकेज। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ ये जो एक्स क्रोमोसोम था, ठीक है, इसमें जो है इसमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए हैं, मतलब आना चाहिए Y+ के साथ W+, क्योंकि लिंकेज ज़्यादा है। बट बहुत कम ऐसे केस हुए जिनमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो गए, सिर्फ जो है 1.3% रिकॉम्बिनेंट ऐसे फॉर्म हुए हैं। तो इसमें क्या है, Y+ के साथ W आया है और दूसरा जो है नॉर्मल X आया है YW का। ठीक, तो दूसरा नॉर्मल आया है YW का। तो यहाँ पर क्योंकि वाइट आया है तो यहाँ वाइट आई फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ W+ के साथ Y आया है तो यहाँ येलो पाउडर फॉर्म हो जाएगी। तो होप आप ये समझ चुके हो। और देखते हैं, तो यहाँ क्रॉस ए में जो है लिंकेज ज़्यादा है, इसलिए पेरेंटल जो टैप था वो परसेंटेज ज़्यादा था 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टैप सिर्फ 1.3%। क्रॉस बी में देखें तो यहाँ लिंकेज कम है। ठीक है, यहाँ क्योंकि दूरी है जीन के बीच में वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ दिखा रखे हैं ये वाइट आई है, वाइट आई, और ये मिनिएचर यानी छोटे विंग हैं। तो ये जो जीन है W और M वाले, इनमें जो है दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिंकेज जो है कम है। ये फीमेल दिखाई हुई है और ये मेल दिखाया हुआ है। तो यहाँ दिखाया हुआ है वाइल्ड टाइप यानी रेड आइड, और यानी M+, यानी ये जो है विंग है। दूसरे टाइप का मतलब ये बड़े विंग होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इनके गैमेट फॉर्म हुए, F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन में WM के साथ या तो X जुड़ जाएगा, इसका X जुड़ेगा, तो यहाँ क्योंकि वाइल्ड टाइप डोमिनेंट है तो यहाँ पर ये वाइल्ड टाइप फॉर्म होंगे। यहाँ ये वाइट है जुड़ेगा तो सिर्फ वाइट और मिनिएचर विंग ही फॉर्म होंगे। जब इनके गैमेट बनेंगे, इनके गैमेट्स बने, फिर इनसे जो है F2 जनरेशन आई। तो F2 जनरेशन में यहाँ जो पेरेंटल टाइप, जो पेरेंटल करेक्टर है वो ज़्यादा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट से, बट क्रॉस ए के मुकाबले जो है वो कम है, क्योंकि क्रॉस ए में लिंकेज जो है ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ पर भी जो दो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर हैं, पर उनमें जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, तो यहाँ लिंकेज हुई कम। ठीक है, तो लिंकेज कम, तो यहाँ पेरेंटल टाइप परसेंटेज भी कम हो गई। तो यहाँ 62.8% है, और जबकि रिकॉम्बिनेंट यहाँ 37.2% है। तो यहाँ W+ और M+, क्योंकि यहाँ दूरी ज़्यादा है, तो ये अगर Y के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये वाइल्ड टाइप ही बनाएंगे। ठीक है, WM Y के साथ जुड़ते हैं तो वाइट में नीचे बनाएंगे, क्योंकि इसके पास तो क्रोमोसोम नहीं है। W+ के साथ अगर M आ जाए, ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो रहा है यहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है, तो इसकी परसेंटेज पर कम है, तो यहाँ मिनिएचर, और इसके साथ W आया तो वाइट आई। ऐसे ही यहाँ नीचे या सिमिलरली जैसे यहाँ पहले Y के साथ फिर X के साथ दिखाया था, तो यहाँ पर भी फिर X के साथ दिखाया। तो यहाँ पर क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जो है ज़्यादा आ गई। मतलब जो पेरेंटल टाइप थे, पेरेंटल टाइप क्या थे, वाइल्ड टाइप और वाइट मिनिएचर टाइप, ये पेरेंटल टाइप थे। तो क्योंकि यहाँ इसकी परसेंटेज ज़्यादा है बट पहले के मुकाबले कम है, यहाँ 62.8% है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ जो है यहाँ पेरेंटल से तो कम ही है, बट पहले के मुकाबले पहले 1.3% थी क्रॉस ए में, क्योंकि वहाँ दूरी कम थी, लिंकेज ज़्यादा थी, तो रिकॉम्बिनेंट कम है। यहाँ लिंकेज कम है, दूरी ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेंट जो है ज़्यादा आए हैं, 37.2% आए। तो 62.8% जो है पेरेंटल टाइप एंड 37.2% जो है रिकॉम्बिनेंट टाइप। फिर यहाँ वही चीज़ दिखाई हुई है कि लिंकेज में यहाँ 2 डायहाइब्रिड क्रॉस दिखाया हुआ है मॉर्गन के द्वारा। क्रॉस ए में दिखाया हुआ है Y और W को, क्रॉस बी में दिखाया हुआ है Y और W और M को। डोमिनेंट वाइल्ड टाइप अलील्स हैं जो कि पॉजिटिव साइड से दिखाए हुए हैं। स्ट्रेंथ बताई हुई है Y एंड W के बीच में इज हायर है W एंड M से, क्योंकि वहाँ लिंकेज जो है ज़्यादा है। तो आप इसे दोबारा से समझना, ठीक है, दोबारा से आप इसे 2x पे देख सकते हो, तो आप इसे अंडरस्टैंड जो है अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और वैसा कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें कि कभी आपको समझ में नहीं आ जाएगा। एक दो बार आप इसे देखोगे, समझोगे अपने आप, तो ये आपको आ जाएगा अच्छे से। तो आज के लिए थैंक यू। आज हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक कवर किया।
थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे पार्ट 6 इसके आगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।